10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन सबसे पहले स्वर्णिम भारत के इतिहास से संबंधित अर्थात इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पहला पाठ पढ़ते हैं। तो स्वर्णिम भारत इतिहास पहले पाठ का नाम है, जो कि 1+4 है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और दूसरा 4 नंबर का आता है। स्वर्णिम भारत का इतिहास। स्वर्णिम भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अर्थात महाजनपद और वंशों के बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से महाजनपद के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके की थी। हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखा जाए तो रामायण काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल, इसी प्रकार वैदिक काल, इनको स्वर्णिम भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। हमारा देश प्राचीन काल से विश्व गुरु का सार्थक रहा है और इसी के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का भी सार्थक रहा है। अर्थात प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय धर्म, साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म, इसका प्रचार न केवल भारत में हुआ बल्कि विदेशों तक भी गया। अर्थात दूसरे देशों तक भी भारतीय धर्म, साहित्य, विज्ञान का प्रचार हुआ। इसी प्रकार भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। प्राचीन काल के अंतर्गत सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत प्राचीन काल के अंतर्गत व्यापार और उद्योग के अंतर्गत समृद्धिशाली था। अर्थात भारत की आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ थी, जिसका प्रचार न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी हुआ था। इसी प्रकार भारत को वसुधैव कुटुंबकम की संज्ञा दी गई है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। अर्थात भारत संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। इसी प्रकार भारत के प्राचीन आदर्श के रूप में देखा जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिन भी आदर्श रहा है, जिसका तात्पर्य है कि सभी का कल्याण हो। अर्थात सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना भी भारत प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। यही नहीं बल्कि हमारे देश के देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दीपांतर पद्धति को भी अपनाया गया है। दीपांतर से तात्पर्य है समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को दीपांतर कहते हैं। अर्थात भारत का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जो भी है, इसका प्रचार न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी हुआ। अर्थात दीपांतर से मतलब है कि भारतीय धर्म, विज्ञान, कला, संस्कृति का जो भी प्रचार है उसका न केवल भारत के अंदर हुआ था बल्कि बाद पूरी देशों के अंतर्गत भी हुआ। जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत में देखा जाए तो ब्रह्मा जो कि यहाँ पर है, इसी प्रकार वियतनाम, यहाँ पर लाओस, कंबोडिया, इसी प्रकार यहाँ पर इंडोनेशिया, जिसके अंतर्गत सुमात्रा, बोर्नियो, जावा जो द्वीप है, वहां तक भी भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रचार और भारतीय राजनीतिक साम्राज्य का विकास हुआ था। इसी प्रकार देखा जाए तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया और इधर यहाँ पर देखा जाए तो जापान जैसे देशों में भी भारतीय धर्म का प्रचार हुआ था। तो कुल मिलाकर के अपन यूं कह सकते हैं कि इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, इन सब देशों के अंतर्गत हमारे व्यापार वाणिज्य का विकास हो चुका था। इसी तरीके से देखा जाए तो भारतीय जलयानों का विकास भी प्राचीन काल के अंतर्गत हुआ था। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अर्थात सिंधु नदी के अंतर्गत 6000 वर्ष पूर्व जलयानों के चलने का भी उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर यदि देखा जाए तो भारतीय कहने मतलब जो भी नाविक थे उनकी शक्ति बड़ी तेज थी। अर्थात उन्होंने न केवल जल या कहने मतलब थल यात्राएं की थी बल्कि जल यात्राएं भी की थी।
तो तभी वो इतने देशों तक पहुंचे थे। विशेषकर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, उनमें अपनी संस्कृति का प्रचार तेजी से किया। इधर पश्चिम में देखा जाए तो यहाँ पर सीरिया तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्राचीन काल के अंतर्गत भी था। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत धीरे धीरे वैदिक काल और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे जनों का उदय हुआ, जिन्हें कबीले के नाम से जाना जाता है। तो जन से ही बाद में जनपदों का विकास हुआ। जनपद जो कि जन से बड़ी इकाई थी, और इन जनपदों से ही बाद में महाजनपदों का उदय हुआ। अर्थात उत्तर वैदिक काल में विशेषकर उत्तर भारत या उत्तरी पूरी भारत के अंतर्गत, यानी यहाँ पर जो बिहार है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत लोहे का उदय हुआ, लोहे का विकास हुआ, अर्थात लोह संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस लोह संस्कृति ने भारतीय कृषि उद्योग में तेजी से विकास किया, और कृषि का विकास है या उद्योग धंधे हैं या व्यापार वाणिज्य है, इन्होंने यहाँ पर जो जनजातीय कबीले रहते थे उनकी संस्कृति को नष्ट करके इनकी जगह वर्तमान समाज के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन किए। अर्थात जन से जनपद बने और इन जनपद से महाजनपदों का तेजी से विकास हो चुका था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरी भारत के अंतर्गत भारतीय धर्म विज्ञान का प्रचार तेजी से हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से हम देखें तो हमारे देश के अंतर्गत महाजनपद का उदय कब हुआ और उनका असर किस तरीके से भारत के ऊपर किया गया, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं महाजनपद का उदय कब हुआ। तो महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत हमारे देश में हो चुका था, अर्थात 600 वर्ष पूर्व। यहां पर यदि देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारे देश में जो शक्तिशाली और बड़े महाजनपद थे, कैसे जनपद, शक्तिशाली व बड़े स्वतंत्र राज्यों का उदय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत हुआ था, उसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो महाजनपद का उल्लेख है वो हमें 2 ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है। उन ग्रंथों के अंतर्गत देखा जाए तो पहला मुख्य ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और दूसरा जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों के अंतर्गत हमें प्राचीन भारत के अंतर्गत 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अर्थात टोटल जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। तो इनका उल्लेख किया गया है। तो अब अपन जानते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। इन 16 महाजनपदों को हम एक सूत्र के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। ये सूत्र है कमाव जीपीएससी, अर्थात KMAVGPSC, अर्थात K की घात 4, M की घात 3, A की घात 3 और V स्क्वायर के द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। कमाव जीपीएससी, इसको हम साधारण भाषा में यूं भी कह सकते हैं, कमाव जैसे कमाना, जीपीएससी जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, या जैसे आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो उसके नाम को जोड़ते हुए हम गुजरात लोक सेवा आयोग के बारे में जो विभाग बना हुआ उसको याद रख करके इन 16 महाजनपदों का नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से आप देखें, जैसे K की घात 4, इसी प्रकार MP, A की घात 3 और B स्क्वायर, इसी के प्रकार GPSC
सी लिख सकते हैं। तो कहने मतलब के से शुरू होने वाले चार प्रमुख या चार बड़े जनपद कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत है कंबोज, कुरु, काशी, कौशल। ये चार के से शुरू होने वाले महाजनपद है। कंबोज, कुरु, काशी और कौशल। एम से शुरू होने वाले मगध, मत्स्य, मल्ल। इसी प्रकार ए से शुरू होने वाले अंग, अवंती और अश्मक जनपद है। वी से शुरू होने वाले दो प्रमुख जनपद है जिनके नाम है वत्स और दूसरे का नाम है वज्जी। इसी प्रकार जी से गांधार, पी से पांचाल, इसी प्रकार एस से सूरसेन, सी से चेदी। अर्थात आसानी से इन 16 महाजनपदों का नाम है वो याद रखा जा सकता है। अब अपन जानते हैं कि ये 16 महाजनपद कहां थे। भारत के मानचित्र के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले रहते हैं कंबोज को। यहां पर कंबोज महाजनपद था। कंबोज जो कि कश्मीर के पश्चिमी इलाके के अंतर्गत और इसके अलावा अफगानिस्तान का कपीसा नामक जो भूभाग है वो इसके अंतर्गत शामिल था। तो कश्मीर और अफगानिस्तान के मध्य वाला जो क्षेत्र है ये कंबोज के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी है वो राजपुर थी या हाटक के नाम से भी इसको प्राचीन काल के अंतर्गत जाना जाता है। राजपुर या हाटक कंबोज महाजनपद के बारे में देखा जाए तो ये उत्तरी भाग के अंतर्गत यहाँ कहने मतलब उत्तरी पश्चिम के अंतर्गत दिखाई देता है। लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम के अंतर्गत यहाँ दूसरा महाजनपद था, उसका नाम गांधार है। इसके बाद में हम जानते हैं कुरु महाजनपद। कुरु जनपद देखा जाए तो यहाँ दिल्ली के आसपास था, अर्थात जिसको अपन यहाँ दिल्ली और मेरठ के मध्य वाला जो क्षेत्र है वो कुरु के नाम से जाना जाता था। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। इसी प्रकार तीसरा महाजनपद देखा जाए तो काशी महाजनपद था। काशी यहां पर स्थित था। अर्थात कहने का मतलब ये कि काशी महाजनपद के अंतर्गत देखा जाए तो जिसको हम वर्तमान में बनारस जिले को नाम से जानते हैं वही काशी है। अर्थात काशी की प्राचीन राजधानी बनारस थी या इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात काशी महाजनपद प्राचीन भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में भी जाना जाता है और बाद में इसको मगध के अंतर्गत भी मिला दिया गया था। तो इस तरीके से काशी महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित था। इसी तरीके से अगला महाजनपद अपना कौशल है। कौशल यहां पर स्थित था, अर्थात ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था। काशी और काशी नहीं, कौशल महाजनपद यहां पर स्थित था और कौशल की राजधानी अयोध्या थी। अर्थात कौशल महाजनपद की राजधानी प्राचीन काल के अंतर्गत अयोध्या थी, लेकिन बाद में बुद्ध काल के अंतर्गत इसकी दो राजधानियां थी, जिसमें एक का नाम साकेत था तो दूसरे का नाम श्रावस्ती था।
अर्थात ये दो राजधानियां इस कोसल महाजनपद की थी। तो इस तरीके से के से प्रारंभ होने वाले चारों महाजनपद देखा जाए तो यहां पर हमें कहने मतलब उत्तर पूर्वी का जो भाग है वो दिखाई देता है, अर्थात गंगा नदी की ऊपर वाला भूभाग है वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो यहां पर हम एन से प्रारंभ होने वाले महाजनपदों के बारे में जानते हैं। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद बिहार के अंतर्गत यहां पर था। मगध जिसकी राजधानी देखी जाए तो गिरिव्रज थी या राजगृह थी, राजगृह जिसको बाद में गिरिव्रज के नाम से भी जाना गया। और मगध इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। इसी महाजनपद के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे हर एक वंश के राजा भी हुए थे, जिन्होंने न केवल अंग पर अधिकार किया था बल्कि आसपास छोटे बड़े जितने भी जनपद थे उन सभी के ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया। इसके अंदर देखा जाए तो कोसल, वज्जी, चेदी इन सभी महाजनपदों में कालांतर के अंतर्गत अधिकार कहने मगध वंश के राजाओं ने कर लिया था। तो कहने मतलब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध। वर्तमान में इसकी भूमिका देखी जाए तो ये मगध महाजनपद पटना और गया के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित था। तो इस प्रकार शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में देखा जाए तो मगध था। मगध के बाद में मत्स्य महाजनपद आता है। यह राजस्थान के अंतर्गत था, अर्थात यहां पर मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर जिसको बैराट के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, अर्थात जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर इन चारों जिलों का जो समृद्ध भूभाग है वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जनपद दिखाई दे रहा है मल है, एम से शुरू होने वालों में, तो मल समुदाय यहाँ पर स्थित था, अर्थात नेपाल और भारत की सीमा पर। यहाँ कहने में मल समुदाय है, यहाँ पर वर्तमान समय के अंतर्गत देखा जाए तो देवरिया नामक जो जिला है उसके पास स्थित है, अर्थात यहाँ पर मल समुदाय था। और इनकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर इस मल समुदाय की राजधानी थी। तो कहने मतलब इस तरीके से एम से शुरू होने वाले 3 जनपद है, मगध, मत्स्य और मल। इसके बाद में हम जानते हैं ये से प्रारंभ होने वाले सबसे पहले अंग महाजनपद। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अंग महाजनपद ये यहां पर स्थित था, अर्थात बिहार के अंतर्गत स्थित था अंग महाजनपद, और इसकी राजधानी चंपा थी। और बाद में ये मगध के अंतर्गत बिंबिसार के द्वारा मिला लिया गया था, लेकिन बृहदत्त के समय ये एक अलग जनपद के रूप में जाना जाता था। अर्थात भागलपुर और मुंगेर नामक जो जिले वर्तमान में स्थित है वहां पर अंग जनपद था। तो अंग और मगध दोनों पास पास नहीं थे। तो कहने मतलब यह कि अंग और मगध दोनों ही वर्तमान समय के अंतर्गत देखा जाए तो बिहार स्टेट के अंतर्गत शामिल थे। इसके बाद में हम जानते हैं अवंती के बारे में। अवंती यहाँ पर अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित था, जिसको मालवा के नाम से जाना जाता है। अवंती महाजनपद जिसको वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसकी भी 2 राजधानियां थी, जिसमें एक का नाम उज्जैन था तो दूसरे का नाम महिष्मति था। महिष्मति अर्थात ये 2 राजधानियां हैं। ये किस महाजनपद की थी? अवंती की थी, जो मध्य प्रदेश या मालवा का भूभाग था। इसी प्रकार अस्मक महाजनपद वर्तमान समय के अंतर्गत देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित था। अस्मक, और इस अस्मक महाजनपद की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान थी। अर्थात अस्मक है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ 16 महाजनपदों की जो दक्षिण में स्थित महाजनपद है वो अस्मक महाजनपद था।
तो इस तरीके से देखा जाए तो ये महाजनपद कहने मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था और सुदूर दक्षिण के अंतर्गत इसके जाना जाता है। इसके बाद में वी से शुरू होने वाले महाजनपद तो दो है, जिसमें एक का नाम वत्स है, दूसरे का नाम वज्जी है। वत्स महाजनपद देखा जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही स्थित था, अर्थात यहां पर ये यमुना नदी के तट पर स्थित था। कौन सा जनपद? वत्स। और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। अर्थात वर्तमान समय के अंतर्गत देखें तो बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहां पर कौन सा जनपद था? वत्स था। तो इसी प्रकार दूसरा महाजनपद वी से शुरू होने वाला वज्जी है। वज्जी जनपद है, ये भी बिहार के अंतर्गत ही था। अर्थात वज्जी के अंतर्गत 8 गणतंत्रात्मक राज्य थे और इसकी राजधानी का नाम है वैशाली था। वज्जी, तो वज्जी जनपद यहां पर स्थित था और वज्जी की राजधानी का नाम क्या बताया गया है? वैशाली। अर्थात विदय और मिथिला जैसे छोटे छोटे नगर भी यहां पर मौजूद थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वज्जी महाजनपद है वो भी वर्तमान के अंतर्गत बिहार राज्य में अवस्थित था। इसके बाद में जी से प्रारंभ होने वाले जनपद जिसका नाम है गांधार, जो आपको मैंने पहले भी बताया था और अभी आपको बता देता हूं कि यह उत्तर पश्चिम के अंतर्गत स्थित था। कौन सा महाजनपद? गांधार महाजनपद। और यह वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो गांधार जनपद है वो रावलपिंडी के आसपास वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान के अंतर्गत उसे कहा जाता है। तो गांधार जनपद की भूमिका भी उस टाइम के अंदर महत्वपूर्ण थी और इसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तो अपने छात्रों आपने सुना होगा, वो यहीं पर स्थित था। तो गांधार की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। और वर्तमान में ये भूभाग भारत में न होकर के पाकिस्तान के अंतर्गत है, लेकिन उस समय भारत का एक अंग या भूभाग माना जाता था। इसी प्रकार पी से शुरू होने वाला जो पांचाल है, पांचाल महाजनपद, पांचाल के अंतर्गत देखा जाए तो ये यहां पर स्थित था, कुरु से थोड़ा सा ऊपर था पांचाल महाजनपद। अर्थात ये पांचाल महाजनपद वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड नामक जो जिला है वहां पर इसको स्थित बताया जा रहा है। और पांचाल की दो राजधानियां थी, जिसमें एक का नाम था अहिच्छत्र, तो दूसरी का नाम था कांपिलय। अर्थात ये दो राजधानियां पांचाल महाजनपद की थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पांचाल महाजनपद भी दिल्ली के आसपास अर्थात वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भूभाग है उसकी सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित था। इसी तरीके से चेदी महाजनपद वर्ष से थोड़ा सा देखा जाए तो नीचे ये था, यहां पर चेदी महाजनपद यहां पर स्थित था, अर्थात वर्ष से नीचे स्थित था। और चेदी महाजनपद की राजधानी है उसका नाम शक्तिमती था। शक्तिमती या शुक्तिमती भी कहा जाता है, ये इस महाजनपद की राजधानी थी। और ये सुदूर दक्षिण के अंतर्गत अर्थात इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है वो चेदी के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार हम 16 महाजनपदों को इस सूत्र के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं, जिनकी पोजीशन आपने देख ली हमारे देश के अंतर्गत ये कहां पर स्थित है। तो आप अच्छी तरीके से इस सूत्र को याद करें। कमाओ जीपीएससी, कमाओ जीपीएससी। एन के से बढ़ने वाले 4 स्थान है, एम से 3 है, ए से 3 है, बी से 2 है, जीपीएससी से एक स्थान है। तो इन 16 महाजनपदों को आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसके साथ साथ आपको और भी बता देता हूं, ये सभी राज्य न तो राजतंत्रात्मक थे और न गणतंत्रात्मक।
अर्थात इसमें से कुछ राज्य राजतंत्रात्मक थे तो कुछ गणतंत्रात्मक थे। जो 16 महाजनपद दिए गए हैं इनमें से दो प्रकार की पद्धति केरल में स्थित थी। एक तो थी गणतंत्र की स्थिति और दूसरी है राजतंत्र की स्थिति। अर्थात इसमें से 14 राज्य राजतंत्रात्मक थे और 2 राज्य गणतंत्रात्मक थे। जो गणतंत्रात्मक राज्य थे उसमें एक का नाम मगध था तो दूसरे का नाम वज्जी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये थे। इस तरीके से यदि देखा जाए तो 16 महाजनपदों के अलावा यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत 10 अन्य गणराज्य भी थे। कितने थे? 10 गणराज्य थे, जिनको भी हम एक सूत्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, जिसका नाम है कप्पा सुमी रावे। कप्पा सुमी रावे के पी ए सुमी रावे के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। के की घात 3 और पी की घात 2 है। अर्थात के से प्रारंभ होने वाले 3 स्थानों के नाम हैं। तो पहले इसको जानते हैं, के से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं। इसमें पहला है कपिल वस्तु के साक्य। कपिल वस्तु के साक्य। दूसरा था केशपूत के कालाम। तीसरा था कुशीनगर के मल। तो के से प्रारंभ होने वाले ये 3 समुदाय है, ये भी उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत ही अर्थात 16 महाजनपदों के भीतर ही निवास करने वाले थे। तो के से शुरू होने वाले कौन से हैं? कपिलवस्तु के साक्य, केशपूत के कालाम, कुशीनगर के मल। इसी प्रकार पी से शुरू होने वाले अर्थात पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 2 स्थान पी से शुरू होने वाले हैं, जिसमें पहले का नाम है पावा के मल। पावा के मल और दूसरे स्थान का नाम है पिपली वन के मौर्य। ये दोनों समुदाय अर्थात पावा और पिपली वन के अंतर्गत रहते थे। तो पावा में कौन मल समुदाय था, तो पिपली वन के अंतर्गत मौर्य समुदाय था। अर्थात 30 कोष से शुरू होने वाले 2 अन्य गणराज्य है, उनका नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। इसी प्रकार ए से अलकम अर्थात अलकम की भूली थे। अलकंप के भूली, तो ये समुदाय भी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता था। तो ध्यान रखना, कप्पा शब्द ये तीनों के अंतर्गत देखा जाए तो इस तरीके से यह 3 और 6 स्थान बन चुके हैं। इसी प्रकार सुमी रावे, इससे भी बनने वाले स्थान है सु से सुमसुमारगिरी अर्थात इस स्थान का नाम है सुमारगिरी। सुमसुमारगिरी के भग थे, भग समुदाय था। तो मी से बनने वाला जो स्थान है वो मिथिला है, अर्थात मिथिला के विदेह अर्थात मिथिला में रहने वाले विदेह समुदाय था। इसी प्रकार रा से रामग्राम अर्थात रामग्राम में कोलिय नामक समुदाय रहता था। कोलिय नामक समुदाय रामग्राम नामक इलाके के अंतर्गत निवास कर रहा था। और वे से सीधा बनता है वैशाली अर्थात वैशाली के लिच्छवी थे।
लिच्छवी समुदाय था। तो इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा भी इन 10 गणराज्यों का नाम याद रखा जा सकता है, अर्थात कप्पा, सुमी, रावे, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कपास, मीरा और वैशाली, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं, कल और भी आगे पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं सम्यक देखते हुए यहीं पर विराम करते हैं।